हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अटर स्टडी पॉइंट में। तो हम बीएससी फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कार्य के बारे में कि कार्य क्या होता है, और उसके अलग अलग हमने तीनों सभी केसेस पढ़ लिए थे। तो कार्य का हमारे पास सूत्र आया था, क्या होता है एफ डॉट डी आर। ठीक है, और कार्य क्या होता है अदिश राशि होती है, क्योंकि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश राशि होती है। तो डब्ल्यू बराबर आ गया था हमारे पास एफ डॉट डी आर। तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और आज का हमारा पहला टॉपिक है शक्ति यानी पावर। तो हेडिंग डाल लीजिए शक्ति। तो शक्ति क्या होती है कि किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। यानी हम कितना कार्य कर सकते हैं, कितने समय अंतराल के लिए कार्य कर सकते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। इसको कैसे दर्शाते हैं, P इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है, हो गया। अगर तात्कालिक क्षण की बात करें या किसी मोमेंट की बात करें तो P तात्कालिक इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, है ना। किसी छोटे अंतराल के लिए बात करें हम अभी, P तात्कालिक, तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू का क्या होता है सूत्र, एफ डॉट डी आर, है ना। नीचे क्या है डी टी, और ये अब क्या हो गया V, है ना। तो यहाँ से एफ डॉट वी आ गया कार्य का यानी पावर का सूत्र। ठीक है, अब अगर औसत की बात करें, औसत शक्ति कैसे निकालेंगे, तो औसत शक्ति हो गया कुल किया गया कार्य, किसी प्रोसेस में कितना कार्य किया गया है टोटल, उसको निकाल लेंगे, और बट्टा में समय अंतराल। ठीक है, उस समय अंतराल का भाग दे देंगे, जिससे कि हमारे पास औसत शक्ति आ जाएगी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, औसत निकालने के लिए डेल्टा टी यानी पूरे समय अंतराल के लिए, और तात्कालिक के लिए डी टी यानी एक छोटे से अंतराल के लिए हम तात्क्षणिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो होगी शक्ति की बात। आप नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि किस प्रकार कार्य और ऊर्जा संबंधित है, और इसका क्या कथन है कि किसी पिंड पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य पिंड की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ठीक है, यही कथन होता है कि जितना वर्क डन हो रहा है उस पर, वह उसमें गतिज ऊर्जा के वृद्धि या फिर कमी के बराबर होता है, यानी डेल्टा के बराबर होता है। अब इसको डिराइव करेंगे या फिर इसको गणित रूप में रखेंगे। तो गणित रूप में रखने के लिए माना कि एक कण है जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है, m मास का कण है और वह x डायरेक्शन में जा रहा है, x दिशा। ठीक है, तो वह x1 से x2 गया, और इस दौरान उसका वेग v1 से v2 हो जाता है। ठीक है, ये केस ले लिया हम। इसको डिराइव करने के लिए हमें न्यूटन के सेकंड नियम की आवश्यकता होगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल्स टू क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए, है ना। F बराबर एम ए होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एम ए को क्या लिख सकते हैं हम, डी वी बाई डी टी। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एम डी वी बाई डी टी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एम वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, एम डी वी बाई डी एक्स। ये आ गया इसका मान। ठीक है, तो ये तो आ गया एफ का मान। अब हमने देखा था कि कार्य का मान क्या होता है, डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ डॉट, यहाँ पे एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स हो जाएगा, है ना। हमारे पास एफ का मान है, तो इसका मान हम डब्ल्यू में रख देंगे। तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन। अब हमें इंटीग्रेशन कहाँ तक करना होगा, x1 से x2 तक। ठीक है, एफ का मान क्या रख देंगे, m कांस्टेंट है बाहर आ गया, एफ का मान हमने रख दिया v डी वी बाई डी एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसका समाकलन कर देंगे तो m क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2, v1 से v2। क्या किया हमने यहाँ पे हमने ये किया। ठीक है, इसको मैं
ऐसे समझाता हूँ। ये dx से तो dx कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, v dv। लिमिट किसकी लगेगी, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी v1 से v2 होती है। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब इसको क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद m बराबर क्या हो गया हमारा, v का समाकलन क्या होता है, v²/2 है ना, v1 से v2 हो गया। ठीक है, यहाँ से w बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये w बराबर है m बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो w बराबर हाफ m v2² माइनस हाफ m v1²। ठीक है, इन दोनों की लिमिट अगर हम रख देंगे तो हमारे पास आ गया हाफ m v2² माइनस हाफ m v²। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ m v²। ठीक है, इसको कैसे भी दर्शाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से w बराबर क्या आ गया, w बराबर डेल्टा k, यानी k2 माइनस k1। k2 क्या है, दूसरी पोजीशन का, और k1 क्या है, पहली स्थिति का गतिज ऊर्जा। तो अगर w बराबर क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, w पॉजिटिव है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, k घट जाएगी, है ना। और अगर w नेगेटिव होगा, सो w पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि वर्क डन हो रहा है। अगर नेगेटिव होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। तो ये तो हो गया कार्य ऊर्जा प्रमेय, w बराबर डेल्टा k। अब अगर ऐसा हो कि किसी निकाय पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो, है ना, ये भी हो सकता है, एक से अधिक बल कार्य करेंगे तो क्या होगा, एक से अधिक कार्य हो जाएंगे वहां पे। तो यदि मान लिया कि एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं और वे बल क्या है, इस प्रकार है F1 F2 F3 लेके Fn तक, और इनके द्वारा W क्या हो जाएगा, वर्क डन W1, W2, W3 और ऐसे Wn। तो जो टोटल वर्क डन होगा W बराबर क्या हो जाएगा, ये सभी जुड़ जाएंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस Wn, और यह W बराबर किसकी होगा, डेल्टा k के, है ना। तो ये भी हो जाएगा डेल्टा k के, यानी जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सभी कार्यों का योग कुल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है, तो यही है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसको हम इसी प्रकार समझेंगे कि कितने जितने भी कार्य हो रहे हैं किसी निकाय या किसी वस्तु पर, उन सभी कार्यों का योग बराबर किसके होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के, यानी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन में के बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं संरक्षित तथा असंरक्षित बलों की। नेक्स्ट हेडिंग है संरक्षित तथा असंरक्षित बल। संरक्षित तथा असंरक्षित बल। तो संरक्षित तथा असंरक्षित बल, इनको अलग अलग परिभाषा द्वारा अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली परिभाषा। तो पहली परिभाषा है पथ पर निर्भरता। पथ पर निर्भरता, पथ पर निर्भरता के अनुसार संरक्षित बल वह बल होते हैं जिनके बीच या फिर जिनकी उपस्थिति में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और असंरक्षित बल इसी में क्या हो जाएगा कि वे बल जिनमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता हो, जैसे कि ये ए है और ये बी स्थिति है। अब हमने पथ 1 चुना ये और पथ 2 है ये, तो संरक्षित बल में क्या हो जाएगा, संरक्षित बलों के मध्य हो जाएगा WAB1 इज इक्वल्स टू WAB सेकेंड पथ के अलोंग। ठीक है, यानी 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक F.dr। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक सेकेंड पथ में F.dr। W1 इज इक्वल्स टू
W2। और असंरक्षी बल में क्या होगा, असंरक्षी बल में ये दोनों कार्य बराबर नहीं होंगे, यानी WAB नॉट इक्वल्स टू WAB, फर्स्ट पद के लॉन्ग और ये सेकंड पद के लॉन्ग। तो एक तो परिभाषा होगी इनकी ये। अब देखते हैं सेकंड परिभाषा। सेकंड परिभाषा में इसको हम कार्य के द्वारा दर्शाते हैं। तो सेकंड है कार्य। तो संरक्षी बल की उपस्थिति में किसी एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। और असंरक्षी बल में वह कार्य शून्य नहीं होता है। जैसे कि ये एक पूरा पथ है ना, यानी संरक्षी बल की अगर बात करें तो संरक्षी बल की उपस्थिति में जो WAB है 1 बराबर WAB 2, अभी हमने देखा था पथ पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ से ये क्या हो गया, AB F डॉट DR इज इक्वल्स टू AB F डॉट DR, है ना। अब अगर इनकी लिमिट चेंज कर दें हम तो माइनस का चिन्ह लग जाता है लिमिट चेंज करने पर। ये क्या हो गया, F डॉट DR इज इक्वल्स टू माइनस B से लेके A तक, है ना, F डॉट DR। इसको इस तरफ ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा F डॉट DR प्लस F डॉट DR इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया A से B और वापस B से A तक आने में, यानी अगर हम A से B जाएं और B से A आएँ और वहाँ पर संरक्षी बल हो तो W बराबर क्या होगा, 0 होगा किसी पूर्ण चक्र में, ठीक है। और अगर असंरक्षी बल हो तो क्या होगा, असंरक्षी बल में यही कार्य क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार भी हम इनको समझ सकते हैं। थर्ड जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग इसको देखें। तीसरा है कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में संरक्षी बल के अंतर्गत गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और असंरक्षी बल में कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा, यही इन दोनों की परिभाषा है। यानी संरक्षी बल की अगर बात करें तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में क्या था, W इक्वल्स टू डेल्टा के है, और W पूर्ण चक्र में क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा के भी क्या हो जाएगा यहाँ से 0, यानी K1 इज इक्वल्स टू K2। ये तो होगी संरक्षी की बात। अब अगर असंरक्षी में देखें, असंरक्षी बल तो K1 नॉट इक्वल्स टू K2, यानी गतिज ऊर्जा में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो ये तो होगी कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार संरक्षी तथा असंरक्षी बलों में अंतर, और उनकी परिभाषा भी हो सकती है, इनमें हम इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें टॉपिक की तो वह कहलाता है संरक्षी बल क्षेत्र, है ना। संरक्षी बल क्षेत्र क्या कहलाता है, वह क्षेत्र जिसमें कण संरक्षी बल का अनुभव करे। तो संरक्षी बल का जो अनुभव करेगा वह क्या कहलाएगा, संरक्षी बल क्षेत्र। संरक्षी बल क्षेत्र, जैसे कि विद्युत बल का अनुभव करते हैं तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैसे संरक्षी बल का अनुभव करेंगे तो संरक्षी बल क्षेत्र कहलाएगा। इसका एक एग्जाम्पल हम ये भी समझ सकते हैं स्प्रिंग के द्वारा, ठीक है। स्प्रिंग का जो प्रत्यास्थ बल है वह संरक्षी बल का उदाहरण है। इसमें हमने मान लिया कि हेडिंग हो जाएगी संरक्षी बल क्षेत्र, है ना, संरक्षी बल क्षेत्र। तो इसमें अगर हम एक m मास के द्रव्यमान को स्प्रिंग से बांध रखा है और हम उसको यहाँ पे F लगा के उसकी वेलोसिटी दें और उसको संपीड़ित कर दें तो उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। संपीड़न में क्या हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी 0 है। अब अगर वह स्प्रिंग वापस प्रसारित होगी, उसको हम छोड़ दें तो गतिज ऊर्जा वापस से घटेगी, है ना, V इस तरफ हो जाएगा और काइनेटिक ऊर्जा वापस घटेगी, यहाँ पे काइनेटिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में, पूरे चक्र में क्या होगा, K1 इज इक्वल्स टू K2 हो जाएगा।
यानी जो स्प्रिंग का प्रत्यास्थ बल है वह बल क्या कहलाता है? संरक्षी बल होता है। ठीक है, स्प्रिंग का जो प्रत्यास्थ बल है वह भी संरक्षी बल का उदाहरण होता है। इसलिए इस पूरे चक्र में गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए हम कार्य ऊर्जा प्रमेय से यह संरक्षी बल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हेडिंग है केंद्रीय बल। देख लेते हैं हम केंद्रीय बल क्या होता है। केंद्रीय बल, यदि किसी कण की विभिन्न स्थितियों पर लगने वाले बल की कार्य रेखाएं सदैव एक स्थिर बिंदु से गुजरे तथा बल का परिमाण केवल कण की स्थिर बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है, कार्य रेखा की दिशा पर नहीं, तो ऐसे बल को केंद्रीय बल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई कण है, ठीक है, ये कण यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस बल के द्वारा जो कार्य क्षेत्र रेखा होगी, कार्य रेखा यानी जिस रेखा के अकॉर्डिंग ये कार्य कर रहा है वह किसी एक बिंदु की तरफ जाएगी, तो वह बल क्या कहलाएगा? केंद्रीय बल कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कि हम पृथ्वी में किसी भी बिंदु पर देखें, है ना, तो वह क्या लगेगा? पृथ्वी की ओर ही लगेगा, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या कहलाता है? केंद्रीय बल कहलाता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल भी होता है, इसलिए केंद्रीय बल भी संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल, है ना, यह बल भी संरक्षी बल होता है। यानी WAB इज इक्वल्स टू WAB पथ 2 और पथ 1 के अलोंग। ठीक है, और इसको अगर व्यापक रूप में देखें, यानी कोई भी बल अगर इस रूप में हो, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या कहलाता है? व्यापक रूप में F बराबर होता है K कोई कांस्टेंट है अपॉन R⁴n और उसकी दिशा प्लस या फिर माइनस R⁵ की तरफ होगी, है ना। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की बल देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R² माइनस R⁵। ठीक है, आकर्षण का बल है इसलिए माइनस होता है। और कूलॉम का नियम क्या होता है? कूलॉम बल F इज इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R² और यह किसकी तरफ होता है? R⁵ के, है ना। तो ये दोनों बल क्या है? केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल होने की वजह से ये संरक्षी बल भी होते हैं। यानी जो बल इस रूप में लिखा गया हो में, है ना, कोई भी बल इस रूप में अगर उपस्थित हो तो वह केंद्रीय बल होता है, और वह केंद्रीय बल संरक्षी बल होता है। ठीक है, संरक्षी बलों के उदाहरण में देखिए, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल हो गया और अपना कूलॉम बल आ गया। और असंरक्षी बलों की बात करें तो उसका होता है घर्षण बल। घर्षण बल पथ पर निर्भर करता है, इसलिए वह क्या होता है? असंरक्षी बल होता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके उदाहरण। तो हमने आज क्या देखा कि कार्य ऊर्जा प्रमेय को पढ़ लिया हमने, शक्ति के बारे में जाना और संरक्षी तथा असंरक्षी बलों को पूर्ण तरीके से समझा और जाना भी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, और अगर आपके कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।